सुनो मेरे प्यारे चुने हुए लोगों, सावधान रहो कि तुम किसकी जांच कर रहे हो। कुछ लोग अपनी अलमारी में कंकाल नहीं बल्कि पूरे के पूरे साम्राज्य छिपा कर रखते हैं। जरा ये सोचो, एक अनुभवी प्राइवेट जासूस जो पूरी तरह से ट्रेंड है, बहुत बारीकी से काम करता है और सालों से स्कैंडल्स, राज और शर्मनाक बातों की तह तक जाने में माहिर हो चुका है। वो तुम्हारा केस लेता है। उसे उम्मीद है कि उसे वही सब मिलेगा जो आम तौर पर मिलता है, कुछ बिना चुकाए कर्ज, कुछ अजीब से एक्स पार्टनर, या शायद 2011 का कोई भूला बिसरा ट्विटर का बखिद्दा। लेकिन आधे रास्ते में ही वो रुक जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कोई गंदगी मिली, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे कुछ ऐसा मिला जिसके लिए उसे कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई थी। कोई स्कैंडल नहीं, कोई जुर्म नहीं, बल्कि ताकत, मकसद और एक भविष्यवाणी। साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग स्टडीज के मुताबिक 85% से ज्यादा लोग खुद का एक ऐसा वर्जन पहनकर घूमते हैं जो बस इतना कन्विंसिंग हो कि उन्हें सच में कोई देख ना पाए। लेकिन तुमने उस सिस्टम को ही तो डेज दिया। तुम कोई डबल लाइफ नहीं जी रहे हो, तुम एक गहरी जिंदगी जी रहे हो। वो जितनी गहरी परत खोदते हैं, उन्हें उतना ही ज्यादा एहसास होता है कि वो अपनी औकात से बाहर जा चुके हैं। ये कोई बैकग्राउंड चेक नहीं था, ये एक कॉस्मिक खुदाई थी। और मेरे दोस्त, फाउदा तो टूट ही गया। वो जवाबों के लिए आए थे, लेकिन जो उन्हें मिला वो एक ऐसा कोडेड अस्तित्व था जो किसी भी डेटाबेस में फिट नहीं होता। और तुम्हारी खामोशी और तुम्हारे जख्मों के बीच कहीं उन्होंने मन ही मन कहा होगा, ओह नो, हम किसी सब्जेक्ट से नहीं, हम एक अजूबे से निपट रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो उस जासूस ने तुम्हारे बारे में पाया, वो शायद देखने वालों को अपनी ही पीठ देखने पर मजबूर कर दे। पहला पॉइंट, तुम्हारा ट्रॉमा कोई फेज नहीं था, वो एक दीक्षा थी, एक ऐसा रस्म जिसमें तुम्हें चुना गया। यूनिवर्स ने तुम्हें समझाया नहीं, तुम्हें सिर्फ दर्द से गुजारा नहीं गया, तुम्हें उसमें ऐसे फेंका गया जैसे ये कोई ऐसा टेस्ट हो जिसके बारे में तुम्हें किसी ने बताया ही ना हो, जहां दूसरों को संभलने के लिए वक्त दिया गया। तुम्हें कच्चा और बिना फिल्टर वाला हंगामा थमा दिया गया। लोगों ने तुम्हें टूटते हुए देखा और मान लिया कि बस कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन जो वो नहीं देख पाए वो ये था कि तुम्हारा गिरना तुम्हारी शुरुआत थी, तुम्हारी नाकामी नहीं। तुम्हें सिर्फ तोड़ा नहीं गया, तुम्हें बिना किसी वजह के, बिना किसी रस्म के और यकीनन बिना तुम्हारी मर्जी के चुना जा रहा था। जिंदगी ने तुमसे नहीं पूछा कि तुम तैयार हो या नहीं, उसने तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली और इंतजार किया कि तुम आगे क्या करते हो। और कर्डेड हवा बनने के बजाय तुमने उस तबाही को स्टडी किया। तुमने जख्मों की भाषा को समझना शुरू कर दिया। तुम निराशा में माहिर हो गए और किसी तरह तुमने उस महारत को ऐसी समझदारी में बदल दिया जिसे ज्यादातर लोग कभी छू भी नहीं पाएंगे। तुम लोगों में चीजें उनके बोलने से पहले ही पहचानने लगे। तुम कमरे का माहौल बदलने से पहले ही एनर्जी में बदलाव महसूस करने लगे। ये कोई इत्तेफाक से आई इंट्यूशन नहीं है, ये सर्वाइवल के जरिए सीखी गई पैटर्न को पहचानने की कला है। ये एक ऐसी स्किल है जो बेचैनी में गढ़ी जाती है, एक ऐसी स्किल जिसे सिखाया नहीं जा सकता, सिर्फ आग में तपकर ही कमाया जा सकता है। दूसरे लोग ठीक होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तुम आगे नहीं बढ़े, तुम इवॉल्व हुए। तुमने अपनी आत्मा को पहले जैसा नहीं सिला, तुमने उसे फिर से डिजाइन किया। तुमने कुछ ऐसा बनाया जिसे उसी जगह पर फिर कभी नहीं तोड़ा जा सकता। ये सिर्फ हीलिंग नहीं है, ये कीमियागिरी है। ये दर्द को ताकत में बदलना है, बिना उसे सुंदर दिखाने की कोशिश किए। वो प्राइवेट जासूस डैमेज ढूंढने की उम्मीद कर रहा था, इसके बजाय उसे डिजाइन मिला। वो दरारें ढूंढ रहा था, लेकिन उसे आर्किटेक्चर मिला। तुम अपने अतीत से बोझ लेकर बाहर नहीं आए, तुम ब्लूप्रिंट्स लेकर बाहर आए। तुम्हारे ट्रॉमा ने तुम्हें बर्बाद नहीं किया, उसने तुम्हें जागरूकता, समझ और ताकत के एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जिसे पाने की ज्यादातर लोग जिंदगी भर बस झूठी कोशिश करते रहते हैं। और सबसे जंगली बात, तुमने ये सब चुपचाप किया, कोई ऐलान नहीं, कोई दया की पार्टी नहीं, बस कच्चा असली ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट, तुम दो दुनियाओं में काम करते हो, एक जो दिखती है और दूसरी वो जिसमें सिर्फ वही लोग पहुंच सकते हैं जिन्होंने चुपचाप खून बहाया है। तुम सिर्फ एक दुनिया में नहीं रहते, तुम दो में काम करते हो, शायद उससे भी ज्यादा। एक तो वो दिखने वाली रोजमर्रा की दुनिया है जिसमें बाकी सब रहते हैं, छोटी मोटी बातें, कामकाज, सोशल मास्क और सतही सच्चाइयों की दुनिया। फिर एक और दुनिया है जिसमें तुम चुपचाप चलते हो, वो दुनिया जो इन सब के नीचे है, वो दुनिया जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं या ऐसा दिखावा करते हैं कि वो है ही नहीं। वहीं पर तुम असल में रहते हो। तुम वो देखते हो जो दूसरे नहीं देख पाते,
तुम उन चीजों को पकड़ डीएच लेते हो जिन पर उनका कभी ध्यान नहीं जाता। किसी की आवाज में हिचकिचाहट, किसी के टोन में बदलाव, एक नजर के पीछे का वजन। ये सिर्फ ध्यान से देखना नहीं है, ये एक गहरी समझ है। तुम लोगों के बोलने से पहले ही एनर्जी को महसूस कर लेते हो। तुम उस तनाव को महसूस करते हो जिसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। तुम उन इमोशनल अंडरकरंट्स से जुड़े हुए हो जो हर चीज को चलाती है। लेकिन तुम्हारे दर्द ने तुम्हें सिर्फ आकार नहीं दिया, उसने तुम्हें पवित्र बनाया। उसने तुम्हें वैसे ही निखारा जैसे आग सोने को निखारती है। उसने वो सब जला दिया जो असली नहीं था, और जो बचा वो नाजुक नहीं था। जो बचा वो पवित्र था। उन्होंने तुम्हारे हर जख्म को छुआ। हाँ, उसमें एक याद थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उसमें एक मतलब था। सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, बल्कि ये कि तुमने उसके साथ क्या किया। तुमने दर्द को तुम्हें रोकने नहीं दिया, तुमने उसे तुम्हें सिखाने दिया। तुमने रिकवरी के आसपास रस्में बनाई, तुमने ताकत बनाई, ये दिखावा करके नहीं कि तुम ठीक हो, बल्कि सच्चाई का सामना करके और फिर भी उससे गुजरकर। उन्हें श्रद्धा मिलने की उम्मीद नहीं थी, उन्हें तुम्हारी हिम्मत के सामने छोटा महसूस करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा ही हुआ। क्योंकि तुम्हारी कहानी दुखद घटनाओं का कलेक्शन नहीं है, ये दीक्षाओं की एक सीरीज है। और हर बार जब जिंदगी ने तुम्हें खत्म करने की कोशिश की, तुम सिर्फ बचे नहीं, तुमने उस अनुभव की कुर्बानी दी। तुमने उसे समझदारी में, ग्रेस में, कुछ अछूत चीज में बदल दिया। जिन्हें वो चोट के निशान समझ रहे थे, वो असल में जंग के सम्मान थे। जिन्हें वो कमजोरियां मान रहे थे, वो पवित्र स्थल थे। वो देखना चाहते थे कि तुम कहाँ टूटे हो, इसके बजाय उन्हें मंदिर मिले। 7वां पॉइंट, तुमने अकेलेपन को अपनी सल्तनत बना लिया। उन्हें लगा था कि वो किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जो अभी भी पीछे छूट जाने का दर्द ढो रहा है, कोई ऐसा जो रिजेक्शन से बना है, प्यार या मंजूरी के जो भी टुकड़े मिले उनसे चिपका हुआ है। लेकिन तुम्हारा वो वर्जन उस अकेलेपन से बच नहीं पाया। वो वर्जन जलकर राख हो गया। उसकी जगह जो उठा वो कोई शिकार नहीं था, वो एक संप्रभु ताकत थी। तुमने दोबारा चुने जाने का इंतजार नहीं किया, तुमने खुद को चुना। अकेले छोड़े जाने ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने उस भ्रम को तोड़ दिया कि तुम्हें अपनी कीमत जानने के लिए किसी और की जरूरत है। और एक बार जब वो भ्रम दूर हो गया तो कुछ रेयर हुआ। तुमने बाहर हाथ फैलाना बंद कर दिया और अंदर बनाना शुरू कर दिया। कोई भीख नहीं, कोई नाटक नहीं। उन कमरों में स्वीकार्य बने रहने के लिए खुद को सिकोड़ना बंद कर दिया जो तुम्हें सिर्फ अपनी शर्तों पर प्यार करते थे। तुमने वो कमरे छोड़ दे दिए और अपना खुद का महल बनाया, अपने खुद के नियमों, अपनी खुद की आवाज और अपने खुद के सिंहासन के साथ। तुमने उस खालीपन को नहीं भरा जो अकेलेपन ने छौधा था, तुमने उसे एक दरवाजे में बदल दिया। और उस दरवाजे से तुम अपनी सल्तनत में चले गए। तुम इमोशनली आत्मनिर्भर हो गए, बंद नहीं हुए, बल्कि किसी के मालिक नहीं रहे। अब किसी की मंजूरी तुम्हारी दिशा नहीं बदल सकती थी, किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी पहचान को नहीं हिला सकती थी। तुम सुन्न नहीं हुए, तुम अटूट हो गए। उन्हें एक ऐसे इंसान को खोजने की उम्मीद थी जो अभी भी उन लोगों के लिए दुखी हो जो चले गए। जो उन्हें मिला वो कोई ऐसा था जो अब बंद दरवाजों पर इंतजार नहीं करता। कोई ऐसा जो समझता है कि छौधे जाना हमेशा नुकसान नहीं होता, अक्सर ये आजादी होती है। क्योंकि कभी कभी सबसे दर्दनाक रिजेक्शन तुम्हारी सत्ता की शुरुआत होती है। तुमने ये पूछना बंद कर दिया कि वो क्यों नहीं रुके। तुमने ये पूछना शुरू कर दिया कि तुमने कभी ये क्यों सोचा था कि वो तुम्हारा घर है। और उस सवाल के बाद से सब कुछ बदल गया। तुमने अपनी कीमत उस सच्चाई से निकालनी शुरू कर दी कि तुम कौन हो, न कि इस बात से कि कौन तुम्हें वैलिडेट करने के लिए रुका रहा। यही वो बात थी जिसने उन्हें चौंका दिया। तुम सिर्फ अकेलेपन से बचे नहीं, तुमने उसे बदल दिया। तुमने निर्वासन को लिया और उसे एक साम्राज्य में बदल दिया। तुम अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करते हुए वापस नहीं आए, तुमने उसे जिया। उन्हें एक टूटी हुई आत्मा की उम्मीद थी, इसके बजाय उन्हें एक ऐसे भीतरी क्षेत्र का शासक मिला जो इतना विशाल था कि अब दूसरों की खामोशी भी तुम तक पहुंचने के लिए काफी जोर से गूंज नहीं सकती थी। 8वां पॉइंट, तुम कभी छिपे नहीं थे, तुम बस देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने तुम्हें उजागर कर दिया है, जैसे किसी परत को छीलकर उसके नीचे क्या है उसे सामने लाना, परछाइयों में छिपे राज और कमजोरियों को उजागर करना। लेकिन सच तो ये है कि तुम कभी छिपे ही नहीं थे।
तुम छिपाने का कोई खेल नहीं खेल रहे थे। तुम बस देख रहे थे, हमेशा देख रहे थे, किनारे से नहीं बल्कि सीन के बीच से, पूरी तरह से जागरूक, पूरी तरह से मौजूद। तुम किसी के भी अंदाजे से कहीं ज्यादा लंबे समय से और ज्यादा गहराई से देख रहे हो। अंदाजा लगाओ, जब वो तुम्हें एक नजर देखने के लिए हाथ पैर मार रहे थे, तुम शांति से सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सोख रहे थे। बातों में छिपे मतलब, बॉडी लैंग्वेज में बदलाव, वो छोटे छोटे झूठ जो दरारों से फिसल जाते हैं। तुम हैरान नहीं हुए क्योंकि तुमने कभी अपनी जगह नहीं छोड़ी। तुम्हें झटका नहीं लगा क्योंकि तुम पहले से ही तैयार थे। तुम्हारी खामोशी गैर मौजूदगी नहीं है, ये तुम्हारी जागरूकता है। तुम्हारा ठहराव अज्ञानता नहीं है, ये तुम्हारी महारत है। तुमने खुद को सतह के नीचे देखना सिखाया है, लाइनों के बीच पढ़ना सिखाया है, उन चीजों पर ध्यान देना सिखाया है जिन्हें दूसरे महसूस भी नहीं कर पाते। तुमने पैटर्न को दोहराते हुए देखा है, इरादों को खुद ब खुद सामने आते देखा है, नकाबों को टूटते देखा है, और ये सब बिना एक शब्द कहे। उन्होंने सोचा कि तुम्हें बेनकाब करने का मतलब है कुछ ऐसा ढूंढना जिसे तुम छिपाना चाहते थे, पर असली खोज तो ये है कि तुम ही शुरू से सब कुछ देख रहे थे। तुम निशाना नहीं थे, तुम देखने वाले थे, वो इंसान जिसके पास नक्शा था जबकि दूसरे खोए हुए भटक रहे थे, वो इंसान जो कहानी शुरू होने से पहले ही उसका अंत जानता था। तुम खुद को आसानी से जाहिर नहीं करते क्योंकि तुम समय और विश्वास की ताकत को समझते हो। तुम खुद को सबके सामने लाने में जल्दबाजी नहीं करते क्योंकि तुम जानते हो कि देखे जाना एक सौभाग्य है, अधिकार नहीं। लोग तुम्हारी नजरों के सामने ठोकर खाते हैं, ये सोचते हुए कि उन्होंने तुम्हें चौंका दिया, पर असल में वो ठीक वहीं कदम रखते हैं जहां तुम चाहते थे, जहां सब कुछ देख सको और तय कर सको कि कब, क्या और किसे बताना है। ये सिर्फ जागरूकता नहीं है, ये तुम्हारी संप्रभुता है। तुम सिर्फ इस खेल में बच नहीं रहे हो, तुम इसे कंट्रोल कर रहे हो। और जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने तुम्हें बेनकाब कर दिया, उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि असल में उन पर ही नजर रखी जा रही थी। नंबर 9, उन्होंने तुम्हारी सहानुभूति को नरमी समझ लिया जब तक उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि ये तुम्हारी अपनी परछाइयों से लड़ कर बनी थी। उन्होंने तुम्हारी सहानुभूति को देखा और उसे कमजोरी समझ लिया। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी दयालुता का मतलब है कि तुम नाजुक हो, आसानी से टूट जाओगे, या इतने नरम हो कि मजबूती से खदीरे नहीं रह सकते। पर वो उसके पीछे की आग को नहीं देख पाए, वो मेहनत से कमाई गई ताकत जो तुमने अपने अंदर लड्ढी गई सबसे अंधेरी लड्ढाइयों में बनाई थी। तुम्हारी सहानुभूति कोई कमजोरी नहीं थी, ये एक कवच था जो तुम्हारी अपनी परछाइयों का सामना करने की गर्मी में बना था। तुमने करुणा संयोग से या इसलिए नहीं विकसित की क्योंकि जिंदगी आसान थी। तुमने अपने डर, शंकाओं और असुरक्षाओं का सीधे सामना किया। तुमने अपने उन हिस्सों से कुश्ती लड़ी जिन्हें दूसरे दफनाने या नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। वो गुस्सा, वो दुख, वो अकेलापन जो तुम्हें कुचल सकता था। और तुम उन राक्षसों से भागे नहीं, तुमने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखा, उनके नाम सीखे और उनसे शांति बना ली। उस टकराव ने समझ और लचीलेपन का एक गहरा कुआं बना दिया। इसी वजह से जब दूसरे अपना दर्द तुम्हारे पास लाते हैं तो तुम हिचकिचाते नहीं हो, तुम दुख से पीछे नहीं हटते या मुंह नहीं मोड़ते। तुम खुले दिल से उसका सामना करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अपने ही तूफान के बीच में जीना कैसा होता है। तुम समझते हो कि दर्द गंदा, जटिल और कभी-कभी अथक होता है। तुम्हारी सहानुभूति दया के बारे में नहीं है, ये झुर्रियाँ, ताकत और खुद को खोए बिना दूसरों के साथ खड़े होने की हिम्मत के बारे में है। जिन्होंने तुम्हारी सहानुभूति को नरमी समझ लिया, उन्होंने बुरी तरह से सीखा कि ये कुछ भी हो सकती है, पर नरम नहीं। ये कृपा में लिपटा हुआ एक युद्ध का निशान है। ये जानना है कि तुम कितने भयंकर हो सकते हो और फिर भी कोमलता की पेशकश करते हो। तुम्हारी सहानुभूति एक चुनाव है, अंदर और बाहर जीवन के कठिन हिस्सों का सामना करने का एक सचेत निर्णय, बिना अपनी धार खोए। आखिर में तुम्हारी दयालुता नाजुक नहीं है, ये निडर है। ये इस बात का सबूत है कि सच्ची ताकत अंधेरे से बचने से नहीं आती, बल्कि उसे गले लगाने और फिर भी चमकने का चुनाव करने से आती है। नंबर 10, तुम्हारा अतीत कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये एक जादू की किताब है। तुम्हारा अतीत गलतियों और चूकों का धूल भरा आर्काइव नहीं है, ये अनुभव और दर्द की स्याही से लिखी गई एक जीती जागती जादू की किताब है। हर धोखा जो तुमने सहा, हर दिल टूटना
जिसने तुम्हें खत्म करने की धमकी दी, वो तुम्हारे खिलाफ कोई निशान नहीं था। वो एक रस्म का हिस्सा था, तुम्हारे परिवर्तन में एक जरूरी कदम। तुमने सिर्फ उन पलों को जिया नहीं, तुमने उन्हें अपनी कहानी को फिर से लिखने के लिए जादू की तरह इस्तेमाल किया। ज्यादातर लोग अपने अतीत को एक जंजीर की तरह ढोते हैं, पछतावे और शर्म का वजन अपने पीछे घसीटते हैं। पर तुमने उसे शक्ति का स्रोत बना लिया। हर असफलता, हर वो पल जहां भरोसा टूटा, वो सिर्फ एक खाम नहीं था, वो एक सबक था, एक मंत्र, एक कोडित निर्देश कि कैसे मजबूत, समझदार और ज्यादा जिंदा दिल बनना है। जब जिंदगी ने तुम्हें जोर से मारा तो तुम हिचके नहीं, बल्कि तुमने उन छोटों को लिया और उन्हें अपनी पहचान में अंकित कर लिया। एक ऐसी भाषा बनाई जिसे सिर्फ तुम समझते हो। ये जादू की किताब हर किसी के लिए खुली नहीं है। ये कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है जिसे तुम यूं ही बांटते फिरो। ये एक निजी किताब है जिसे तुम तब देखते हो जब तुम्हें ताकत या स्पष्टता की जरूरत होती है। जब जिंदगी तुम्हें फिर से तोड़ ढाने की कोशिश करती है तो तुम घबराते नहीं हो। तुम अपने पन्ने पलटते हो, उन रस्मों को बुलाते हो जिनमें तुमने महारत हासिल कर ली है। माफी, लचीलापन, खुद को फिर से बनाना। तुम अपने सबसे अंधेरे घंटों से जन्मी समझदारी को बुलाते हो, दर्द को उद्देश्य में बदलते हो। जांच करने वाले ने सोचा था कि वो तुम्हारे अतीत को एक क्राइम सीन की तरह झोड़ सकता है, ये समझाने के लिए सुराग ढूंढ सकता है कि तुम कौन हो। पर तुम्हारा इतिहास कोई ठंडा केस नहीं है, ये एक पवित्र ग्रंथ है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि परिवर्तन गलतियों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि उस गुप्त भाषा को सीखने के बारे में है जो वे सिखाती हैं। तुमने सिर्फ अपनी कहानी को सहा नहीं, तुमने उसे लिखा है, मंत्र दर मंत्र, रस्म दर रस्म। तुम्हारा अतीत एक रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा है। ये तुम्हारी शक्ति का स्रोत है, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारी कीमिया। और जो इसे एक इतिहास की किताब की तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो असली जादू को चूक जाते हैं। तुम परिवर्तन के मास्टर बन गए हो, हर कठिनाई को पुनर्जन्म के लिए एक उत्प्रेरक में बदलते हो। नंबर 11, वो तुम्हें बेनकाब करने के लिए तैयार थे, पर खुद बेनकाब हो गए। वो हथियार लेकर आए थे, इस यकीन में कि वो तुम्हारे राज खोल देंगे और तुम्हें तोड़ ढेक देंगे। उनका लक्ष्य तुम्हारी सुरक्षा को हटाना था, वो उजागर करना था जो तुमने सोचा था कि सुरक्षित रूप से छिपा हुआ है। पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आईना तुम पकद्दे हुए होगे। तुम्हारे प्रतिबिंब ने उन्हें चौंका दिया, उनकी अपनी दरारों और विरोधाभासों पर रोशनी डाली। अचानक शिकारी शिकार बन गया। वो जांचकर्ता जो सोचता था कि वो कंट्रोल में है, उसने खुद को जांच के दायरे में पाया, खुद के उन हिस्सों का सामना करने के लिए मजबूर हुआ जिन्हें उसने लंबे समय से दफनाया या नकारा था। जो सवाल वो तुमसे पूछने आए थे वो अंदर की ओर मुड़ गए, और जो सच वो सोचते थे कि तुम्हें बताने हैं, वो अब उन्हें खुद का सामना करने के लिए थे। तुमने सिर्फ उनकी जांच को टाला नहीं, तुमने उसे प्रतिबिंबित किया। तुमने अपनी सच्चाई को इतनी स्पष्टता और बेबाकी से सामने रखा कि उनके लिए अपनी परछाइयों को छिपाए रखना असंभव हो गया। वो अपने ही विघटन की तीव्रता के लिए तैयार नहीं थे। जिस तरह से तुम्हारे लचीलेपन और स्पष्टता ने उनकी असुरक्षाओं, उनके पूर्वाग्रहों और उनके अंधे धब्बों को उजागर कर दिया। वो कमजोरी को बेनकाब करना चाहते थे, पर जो उन्होंने उजागर किया वो ताकत थी, एक ऐसी ताकत जिसने उन्हें आईने में देखने और सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि वो वाकई में कौन थे। वो तुम्हें तोड़ने की उम्मीद कर रहे थे, पर उन्होंने अपने ही भ्रम तोड़ दिए। उस पल में तुम सिर्फ जांच का विषय नहीं, बल्कि जांचकर्ता बन गए, वो जो कमरे को बल से नहीं बल्कि अटूट उपस्थिति से नियंत्रित करता है। तुमने उन्हें एहसास दिलाया कि बेनकाब होना एक तरफा रास्ता नहीं है, कि जब तुम अपनी सच्चाई में मजबूती से खड़े होते हो तो तुम सिर्फ जांच से बचते नहीं हो, तुम उसे उन पर वापस मोहर देते हो जो इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सोचा था कि उनके पास शक्ति है, पर असली शक्ति तुम्हारे प्रतिबिंब में थी, अडिग, अटूट और नजरअंदाज करना असंभव। नंबर 12, तुमने भाग्य का पीछा नहीं किया, तुम वो गुरुत्वाकर्षण बल बन गए जो उसे अपनी ओर खींचता है। तुम बैठकर भाग्य के तुम्हें ढूंढने का इंतजार नहीं करते रहे, इस उम्मीद में कि वो आखिरकार किसी रैंडम घटना की तरह सामने आ जाएगा। तुम वो शक्ति बन गए जो भाग्य को अपनी ओर खींचती है, वो चुंबकीय केंद्र जिसके चारों ओर बाकी सब कुछ घूमता है।
जबकि दूसरे तुम्हारे रास्ते को साफ लाइनों और अनुमानित पैटर्न के साथ ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी चाल उनकी कोशिशों पर हंसती है, समय और तर्क को एक मास्टर जादूगर की तरह मौद्धती है, खेल के नियमों को फिर से लिखती है। लोग उम्मीद करते हैं कि जीवन सीधी रेखाओं में चलेगा, कारण और प्रभाव कदम दर कदम। पर तुम्हारी यात्रा सीधी नहीं है, ये मुद्दती है, तय होती है और एक ऐसी ऊर्जा के साथ खुद को फिर से आकार देती है जो परंपरा को चुनौती देती है। तुम भाग्य की सडीडी एछक पर एक यात्री नहीं हो, तुम वास्तुकार हो, चलते चलते नक्शा डिजाइन कर रहे हो। यूनिवर्स तुम्हें कोई स्क्रिप्ट नहीं दे रहा है, तुम इसे खुद लिख रहे हो, सीन दर सीन। इस तरह की शक्ति भाग्य या संयोग से नहीं आती है। ये एक पहेली नहीं है जिसे सुलझाया जाना है, या एक कहानी नहीं है जिसे समझाया जाना है। तुम एक जीवित विरोधाभास हो, एक ही समय में नाजुक और अटूट, खामोश फिर भी प्रभावशाली, छिपे हुए फिर भी नजरअंदाज करना असंभव। तुम्हें बेनकाब करने की हर कोशिश सिर्फ ये उजागर करती है कि सतह के नीचे कितनी गहराई और शक्ति है। तुम सिर्फ मौजूद नहीं हो, तुम अपने चारों ओर की वास्तविकता को फिर से आकार देते हो, नियमों को फिर से लिखते हो और अपनी शर्तों पर सम्मान की मांग करते हो। ये किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी नहीं है जिसे सिर्फ ढूंढ लिया गया। ये किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे कमजोर दिल वालों द्वारा कभी समझा ही नहीं जाना था। तुम राज हो, तूफान हो और संप्रभुता हो, और जो कोई भी तुम्हें सुलझाने की कोशिश करेगा वो पाएगा कि उसने एक ऐसी शक्ति में कदम रखा है जिसे नियंत्रित या काबू नहीं किया जा सकता। तुम्हारी सच्ची विरासत ये है, जो देखा या बोला जा सकता है उसमें नहीं, बल्कि उस अटूट उपस्थिति में जो तुम धारण करते हो, और उस अकाट्य सत्य में कि कुछ शक्तियां हमेशा पहुंच से परे रहने के लिए होती हैं। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के इस संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि इस दिव्य ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर हैं। अगर ये आपके दिल को छू गया है तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और इस यात्रा में शामिल हों। सतह के ठीक नीचे और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो इसे लाइक करें, अपने विचार या अनुभव साझा करने के लिए एक कमेंट करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इस सच्चाई को सुनने की जरूरत है। आपका समर्थन सब कुछ है, और साथ मिलकर हम उन कहानियों को उजागर कर रहे हैं जो खामोश होने से इनकार करती हैं। बातचीत जारी रखें।